Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 8 chapter 17 Stars and the Solar System part 3rd. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the third part of the chapter Stars and the Solar System. इस चैप्टर की 4 भाग रहेगा, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे के लिए पार्ट 4 रहेगा। आप चारों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 17.8 से। ड्यूरिंग ए समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3 to 4 times एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours। तो फिर हमको उर्सा मेजर को देखना है। ये रहा हमारा 17.8। तो फिर समर नाइट में क्या होता है, हमको क्लियर स्काई दिखता है और समर में हमको नाइट में बाहर टहलना अच्छा लगता है। तभी हम देख सकते हैं कि क्लियर स्काई में क्या देखेंगे, उर्सा मेजर देखेंगे और वो भी 3-4 बार देखेंगे 2-3 hours छोड़ के। तो फिर ऐसे में क्या देखेंगे, ऑल्सो लुक एट द पोल स्टार ईच टाइम। आपको पोल स्टार को और उर्सा मेजर को 2-3 घंटे के अंतर में 3-4 बार देखना है। डज उर्सा मेजर अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या उर्सा मेजर आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। डज इट अपियर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये पोल स्टार के चारों ओर घूम रहा है। कंपेयर और ऑब्जर्वेशंस विद दोज इन फिगर 17.14। तो फिर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा पोल स्टार, ये हो गया हमारा पोल स्टार और इसके चारों ओर ये उर्सा मेजर जो है ये ऐसे घूम रहा है। तो फिर इसका पोजीशन ऐसे चेंज होता रहेगा। तो आपको ये करेगा कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज इन फिगर 17.14। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे उर्सा मेजर मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट तक और पोल स्टार जो है ये आपको कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है, पोल स्टार को कांस्टेंट क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ की एक्सिस के ऊपर होता है। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम पोल स्टार की बात देखें तो फिर ये हमको सदर्न हेमिस्फीयर, हमारे 2 हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। हमारे इंडिया कहाँ पर आता है, इंडिया आता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे जो होते हैं यानी कि दक्षिणी हेमिस्फीयर पे गोलार्ध पे जो होते हैं, जैसे कि हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशंस लाइक। तो फिर हमारी सदर्न हेमिस्फीयर से पोल स्टार जो है वो नहीं दिखता है क्योंकि वो नीचे की ओर रह जाता है। देखिए जैसे ये हो गया हमारा अर्थ, तो फिर ये हो गया नॉर्थ की पार्ट और ये हो गया हमारी साउथ की पार्ट। तो फिर पोल स्टार जो है यहाँ पर रहेगा, हमारे ये एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो फिर ऐसे में हमको पोल स्टार नहीं दिखेगा। तो फिर उर्सा मेजर may also not be visible. Some of the northern constellations like Ursa Major may not also be visible from some points on the southern hemisphere. southern hemisphere से हम देखें तो हमको उर्सा मेजर भी शायद नहीं दिखेगा क्योंकि ये पोल स्टार और उर्सा मेजर जैसे पास होते हैं। आइए देखते हैं ओरियन क्या है। ओरियन इज अनदर वेल नोन constellation that can be seen during winter in the late evening. It is one of the most magnificent constellations in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. तो फिर ओरियन एक कॉन्स्टलेशन का नाम है जो कि बहुत ही बड़ा है और ये हमको दिखेगा कब, विंटर नाइट में, और वो भी लेट इवनिंग में। यानी कि लेट इवनिंग मतलब होता है आफ्टर 9 o'clock। आफ्टर 9 o'clock जैसे अराउंड 12 o'clock इसी टाइम हमको दिखेगा, 9 o'clock के अराउंड वो दिखेगा। तो फिर हमको ये विंटर में दिखाई पड़ेगा और इसमें कितने सारे स्टार्स होते हैं, इसमें होते हैं 7 to 8 स्टार्स होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। तो फिर ओरियन का और एक भी नाम है, इसको हम हंटर भी कह सकते हैं। जैसे किसी लोगों का नाम होता है रवि नारायण मिश्रा, तो फिर और इनका निकनेम भी हो जाता है, सिर्फ रवि भी बोलते हैं या फिर कोई नारायण बोलते हैं। तो किसी आदमी का 2 नाम भी होता है ना, ऐसे ओरियन का भी 2 नाम है और एक ओरियन बोल सकते हैं या फिर आप हंटर बोल सकते हैं। द मिडिल स्टार्स, द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। तो फिर इसके बीचों बीच रहता है 3 मिडिल स्टार।
तो फिर देखिए ये हमारा ओरियन है, ओरियन का ये हो गया हमारा बेल्ट, और बेल्ट में हमको मिलेगा 3 स्टार्स। बेल्ट हम किसे कहाँ पर लगाते हैं, हम हमारे शरीर का बीच भाग में मिडिल पर लगाते हैं हमारे बेल्ट। तो फिर ऐसे ये जो ओरियन है, ओरियन के बीचों बीच ये हमारा बेल्ट है, और इसी जगह पर आपको मिलेगा 3 स्टार्स। The 3 middle stars represent the belt of the hunter. The 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. तो फिर और जो चारों ब्राइट स्टार्स हैं ये हमको एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बना के उसी शेप में दिखाई देते हैं। आपको दिख रहा है 2 चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ एक और यहाँ एक। तो फिर ये हो गया हमारा शेप ऑफ ओरियन। द स्टार सिरियस which is the brightest star in the sky is located close to Orion. ओरियन के पास पास हमें दिखाई पड़ेगा सीरियस। ये सीरियस जो है ये क्या है, एक ब्राइटेस्ट स्टार है। टू लोकेट सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन इमेजिन थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स ऑफ ओरियन। लुक along this line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. अगर हम ओरियन को देखें तो उसका बीच में जो ये 3 स्टार्स है वहाँ के हम सीधे ईस्ट की ओर मूव करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा सीरियस। तो ओरियन की ईस्ट साइड में हमको एक ब्राइट स्टार दिखेगा। अगर हम उसका बेल्ट की सीधा सीधा जाएंगे ईस्ट की ओर तो हमको मिलेगा सीरियस जो कि एक ब्राइट स्टार है। आइए देखते हैं कैसियोपिया क्या है। तो फिर ये कैसियोपिया है इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन। ये कॉन्स्टेलेशन है इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में ये देखा जाता है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। तो फिर ये भी हमको विंटर में दिखेगा और ये नॉर्दर्न स्काई में दिखेगा, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में दिखेगा, ये भी अराउंड 9 o'clock दिखेगा। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। तो फिर डिस्टॉर्टेड लेटर W और M की तरह दिखता है। W कैसे दिखता है आपको पता है, W ऐसे दिखता है। तो फिर ये डिस्टॉर्टेड हो गया मतलब इसका शेप थोड़ा बिगड़ गया। तो फिर कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा बिगड़ के लगभग इसी प्रकार का हो जाएगा ये, यानी कि बिगड़ा हुआ थोड़ा, पर है ही W कहो या फिर उसको उल्टा दें तो ये हो जाएगा आपकी M। तो फिर ये है शेप का कैसियोपिया का। और ये कब दिखता है, विंटर में दिखता है, नॉर्दर्न स्काई में, उत्तरी स्काई में दिखता है। डिड यू नो ए कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स। एक कॉन्स्टेलेशन में सिर्फ 5 to 10 स्टार्स ही नहीं होते बल्कि बहुत से स्टार्स होते हैं। हाँ, हमको वो दिखते नहीं है। तो फिर अगर हम देखें हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन विथ आवर नेकेड आई। अगर हम खाली आंखों में देखें विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप तो हमको 5 to 10 ब्राइट स्टार्स दिखेंगे। पर एक्चुअली कॉन्स्टेलेशन में अगर आप टेलीस्कोप से देखें तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे। ऑल द स्टार्स व्हिच मेक अप ए कॉन्स्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस। हमको दूर से लगता है कि इन सब के बीच जैसे कितना दूरी है लगभग पता नहीं चलता, पर एक्चुअली उन सब के बीच समान दूरी नहीं होता है, वो तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर ही रहे पाए जाते हैं। दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। पर हम जब अर्थ से ये देखते हैं तो हमको वो एक लाइन ऑफ साइट यानी कि हमारे दृष्टि में एक लाइन में दिखता है पर होता है बहुत दूर दूर। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं आगे। अब हम शुरू करने वाले हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये आप क्लास 7 की ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो फिर ये टर्म आपके लिए नया नहीं है। ये सोलर सिस्टम मतलब क्या है, सौर जगत। रफली हमारा ये पूर्व ज्ञान है, हमको पहले से ये मालूम है। सोलर सिस्टम बोलने से सन, इट्स प्लैनेट्स एंड द मून सराउंड देम। तो फिर लगभग इतना तो हमको पता ही है कि सोलर फैमिली में ये सारे होते हैं। देखिए आगे अब डिटेल में जानते हैं। The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. तो फिर सोलर सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, बीच में एक सूरज होता है, चारों ओर सेलेस्टियल बॉडी महाजागतिक वस्तु होते हैं। तो फिर और इनके चारों ओर, तो फिर ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है ये सन की चारों ओर
घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो फिर ये कौन कौन होते हैं? सोलार फैमिली में भी हम उसको बोल सकते हैं, और इसी फैमिली का मेंबर्स हैं प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, मीटियर्स, ये सारे होते हैं। और ये सारे एक दूसरे से ये तो घूमते रहते हैं, तो क्या आपस में टकराते नहीं? नहीं, ये आपस में बिल्कुल नहीं टकराते। क्यों नहीं टकराते? द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो फिर जैसे एक फैमिली में पापा का एक डिसिप्लिन होता है, सबके ऊपर एक कंट्रोल होता है, हम तो फिर इसी हिसाब से हम एक स्पेशल अफेक्शन में बंधे हुए होते हैं फैमिली के सारे मेंबर्स। ऐसे ही सोलार सिस्टम में जो सोलार फैमिली के मेंबर्स है वो किस डिसिप्लिन से बंधे हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द सन। सन और उनके बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है, उसके वजह से वो सन की चारों ओर घूमते रहते हैं पर आपस में टकराते नहीं हैं। द अर्थ, as you know, also revolves around the sun. It is a member of the solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. तो फिर अर्थ जो हमारा पृथ्वी है जहाँ पर हम रहते हैं, ये कौन सा नंबर में आता है? ये है हमारा 3rd प्लानेट। तो फिर इट इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है और ये 3rd प्लानेट है। हमारी अर्थ जैसे और 7 प्लैनेट्स भी है, तो टोटल कितने प्लैनेट्स हुए? टोटल 8 प्लैनेट्स है दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये सारे 8 प्लैनेट्स सन की चारों ओर घूमते रहते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन और मर्क्यूरी। तो फिर अगर हम सूरज से शुरू करें और आगे आगे बढ़ते जाएं तो फिर हमको किस सीरियल में ये सारे प्लैनेट्स मिलेंगे? जैसे पहले मिलेगा मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में आएगा हमारा नेपच्यून। तो 17.17 सोचे स्कीमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर हम 17.17 देखें, ये देखिए बीच में हो गया हमारा सोलर सन आ गया, फिर इसके बाद मर्क्यूरी, वीनस और ये अर्थ और ये हो गया हमारा मार्स। ऐसे ऐसे करके हम लास्ट को पहुंचेंगे। कहाँ पर हम पहुंचेंगे? नेपच्यून पर, जो कि सबसे दूरी है। तो आपको कभी कभी लगता होगा अरे सन के चारों ओर तो 9 प्लैनेट्स होता था, ये 8 कब से हो गया? आइए जानते हैं इसके बारे में। टिल 2006 there were 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. तो फिर 2006 तक 2006 तक ये माना जाता था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, पर और इसमें से प्लूटो जो है सबसे दूरी पर पाया जाता था। पर 2006 के बाद द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि प्लैनेट का डेफिनेशन कुछ और है जो कि प्लूटो नहीं फुलफिल कर पाता, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट नहीं माना जाता। तो प्लूटो अब सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट नहीं है। 2006 के बाद ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। क्लियर? आइए देखते हैं सन। ये सन क्या है? सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। इट इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। द सन इज द सोर्सेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. ठीक है, तो सन एक स्टार है और ये हमको बाकी स्टार के मुकाबले बड़ा क्यों दिखता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये स्टार जो है ये अर्थ की सबसे ज़्यादा करीबी है, ये बहुत पास है हमारा, बाकी स्टार्स बहुत दूर हैं, इसीलिए हमको सन बड़ा दिखता है। और स्टार होने के नाते आप लोग को पता है कि स्टार का अपना हीट और लाइट होता है और ये उसको कंटिन्यूअसली एमिट करते, विकिरण करते रहते हैं। तो इसी हिसाब से हम देखा जाए तो फिर हमारे अर्थ का जो सारा एनर्जी का सोर्स कहाँ से आता है? सन से आता है, सूरज से आता है। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। सिर्फ अर्थ ही नहीं, अगर देखा जाए तो सारे प्लैनेट्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। द प्लैनेट्स, अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। और ये प्लैनेट्स जो है ना ये स्टार की तरह दिखता है, पर एक बात है कि प्लैनेट्स का तो अपना लाइट नहीं है, दे मियरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। तो फिर ये प्लैनेट हमको दिखते कैसे हैं? ये भी तो हमको ब्राइट दिखते हैं। तो आपको पता है ये लाइट कहाँ से आया?
अरे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, सूरज से जो सनलाइट गिरता है प्लैनेट के ऊपर वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसी से वो ब्राइट दिखते हैं हमको, पर इनका अपना लाइट नहीं होता है। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार, अगर हम प्लैनेट और स्टार के बीच क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? देखो ये बहुत ही सिंपल है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल व्हेयरएज प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार जो है ये बहुत चमकते हैं क्योंकि उनका अपना लाइट है, इसीलिए ये ट्विंकल करते हैं। कैसे पढ़े हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लैनेट तो नहीं पढ़े हो, तो फिर ये ट्विंकलिंग करने वाले कौन है? ये स्टार्स ही हैं। व्हेयरएज प्लैनेट्स डू नॉट, प्लैनेट का ये ट्विंकल नहीं करते, ये सिर्फ दिखते हैं। तो ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स। अगर हम स्टार्स को देखें तो उसी हिसाब से प्लैनेट अपना पोजिशन चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूरज के चारों ओर रिवॉल्व कर रही हैं। ये प्लैनेट है ये, तो फिर दो बात हुआ, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं इसीलिए पोजिशन चेंज करते हैं, और प्लैनेट का अपना लाइट नहीं है। व्हेयरएज स्टार का अपना लाइट है इसीलिए वो ट्विंकल करते हैं और वो फिक्स्ड है, राइट। A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. तो फिर प्लैनेट का एक फिक्स्ड पाथ होता है जिससे वो सन का प्रदक्षिण करता है, चारों ओर घूमता है, और इसी पाथ, इस डेफिनेट पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। यानी कि हर प्लैनेट का, जैसे ट्रेन का लाइन, ट्रेन तो इधर उधर नहीं भाग सकता, अपनी लाइन में ही जाएगा, ट्रेन लाइन में ही जाएगा, ऐसे ही प्लैनेट भी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही जाएगा, वो भी अपना ऑर्बिट। The time taken by planet to complete one revolution is called a period of revolution. तो फिर period of revolution क्या है? Period of revolution, the time taken by a planet, एक planet को सूरज के चारों ओर एक राउंड मारने के लिए जितना टाइम लगता है, complete one revolution, that is called the period of revolution. The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. अब देखें, जब आप एथलेट अगर हो और दौड़ लगाए हो 200 मीटर की, 800 मीटर की, तो फिर वो जो स्टेडियम में बना हुआ राउंड जो बाहर की ओर होता है, जो स्टेडियम के अंदर की ओर होता है, तो फिर वो छोटा होता है, वो जो बाहर की ओर होता है वो बड़ा होता है। इसीलिए तो एक ही जगह, एक ही लाइन में सारे एथलेट को नहीं खड़ा किया जाता, किसी अलग अलग दूरी पर खड़े किया जाता है, क्योंकि बाहर वाला राउंड बड़ा होता है। ऐसे ही हमारी सारे प्लैनेट्स जो सन से ज़्यादा दूरी पर है, उनका डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा वो लोग को पाथ कवर करना पड़ता है। तो the period of revolution, I wonder why the planets do not collide while revolving around the sun. तो फिर ये क्यों नहीं कोलाइड करते, ये हमको पता है, because of gravitational force they have their fixed orbit on which they will revolve. Activity 17.9, go out into the playground with 4 or 5 of your friends. आपकी 4-5 फ्रेंड को लेके आप बाहर जाइए और आपको क्या करना है? ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1.8 मीटर टू 1। तो आपको आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, 4-5 फ्रेंड्स के साथ, और आपको अलग अलग सर्कल बनाना है। उसका डायमीटर कितना रहेगा, उसका रेडियाई रहेगा जैसे कि 1 मीटर, 1.8, यानी कि एक ही नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसका गोलाई बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगा। तो ऑल हैविंग ए कॉमन सेंटर, पर बीच का जो सेंटर है वो सेम ही रहेगा। तो आस्क योर वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। तो जो बीच में आपका फ्रेंड रहेगा वो बन जाएगा आपका सन। योर अदर 4 फ्रेंड्स में आपके और जो चारों फ्रेंड है में रिप्रेजेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो फिर उसी हिसाब से आपके बाकी फ्रेंड्स बन गए, जैसे मरकरी वीनस दूरी के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बन जाएंगे। तो ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbits. Do they collide with one another? अगर आपके फ्रेंड्स लोगों को देखिए ऐसे करके, है ना, तो ये हो गया हमारा सन, क्योंकि ये बीच में खड़े हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे एक एक, जैसे हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स हो जाएंगे। तो फिर ये अपना अपना ऑर्बिट में घूमेंगे सूरज के चारों ओर। तो फिर क्या आपको लगता है कि आपस में टकरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इनके पाथ तो अलग अलग है। तो इसी हिसाब से हमारे प्लैनेट्स भी कोलाइड नहीं करते।
Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. अरे ये सिर्फ सूरज के चारों ओर ही नहीं घूमते, वो तो अपनी चारों ओर भी घूमते हैं. तो फिर the time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. तो फिर वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उसे तो रिवोल्यूशन बोलते हैं. पर the time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. वो अपनी चारों ओर घूम घूम के फिर जाकर सूरज के चारों ओर घूमते हैं, और अपनी चारों ओर एक बार घूमना उसे कहते हैं वन रोटेशन. और इसके लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन. जैसे अर्थ को ये लगता है 24 आवर्स, एक दिन. तो रोटेशन की वजह से होता है दिन रात, रिवोल्यूशन की वजह से होता है हमारे रिवोल्यूशन के लिए लगता है 1 ईयर. Some planets are known to have moons, satellite revolving around them. कुछ planets का तो चारों ओर जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे मून्स भी होते हैं उनके चारों ओर. फिर any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. तो एक महाजागतिक वस्तु दूसरे महाजागतिक वस्तु को चारों ओर घूमे तो उसे कहते हैं सैटेलाइट. द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन. इसी हिसाब से अगर माना जाए तो अर्थ भी सन का एक सैटेलाइट हो गया. दो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट. पर हम तो इसे सैटेलाइट नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, उसे प्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट ऑफ द सन. तो हम सैटेलाइट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. हम सैटेलाइट कहते हैं किसको? जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट. और सूरज के चारों ओर जो घूमते हैं उसे हम कहते हैं प्लैनेट. क्लियर? तो अर्थ का जो चारों ओर घूमता है, कौन घूमता है? मून. मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका नाम है मून. देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. आपको क्या लगता है सिर्फ मून ही अर्थ के चारों ओर घूम रहा है? बिल्कुल नहीं. अरे बहुत से हमारी साइंटिस्ट लोगों ने मैन मेड सैटेलाइट वो छोड़े हैं जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं. पर उससे हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. क्योंकि ये मैन मेड है और किसी भी चीज़ मैन मेड हुआ तो फिर उसे आर्टिफिशियल कहते हैं. दो भाग होता है ना, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल. नेचुरल मतलब पहले से जो नेचर में वो स्थित है, और आर्टिफिशियल क्या है? जो हमारे द्वारा मैन के द्वारा बनाया गया है. तो फिर अगर सैटेलाइट बनाया गया है तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही हुआ ना. एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया. एस्ट्रोनॉमी की बात देखा जाए तो द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इन ऋग वेद. अरे हमारे वेद 4 प्रकार, ऋग साम यजुर अथर्व 4 वेद है. उसमें से ऋग वेद में हमारे ज्ञान विज्ञान की बातें हैं. तो फिर इसमें हमारे प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी कितना उन्नत था उसके बारे में वर्णन है. और ये ऋग वेद कब का है? ये तो 4000 ईयर्स पहले का है. तो फिर आप देखो कितनी पुरानी बात है. मेनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी. हमारी एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे इंडिया में. तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्ट. उन्हीं में से बहुत ही प्रसिद्ध कौन है? आर्यभट्ट है. आर्यभट्ट के नाम के तो सैटेलाइट भी है, आपको पता है ना. तो फिर इतना बड़े विद्वान थे वो. द वर्क आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन दिस राइटिंग आर्यभट्टिया. तो फिर इनके सारे जो गूढ़ तथ्य है वो कहाँ पर लिखा है? आर्यभट्टिया में लिखा है. ही रोट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स. अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो कितने बड़े थे? आपको लगता होगा कहीं बुढ़ा हो गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं. जब आपसे बस थोड़ी ही बड़े 23 ईयर्स के थे, आपके बड़े भैया जैसे थे, तभी वो ये सब लिख कर रखे हैं. तो द डायमीटर ऑफ द अर्थ, वो क्या क्या लिखते हैं चलिए आगे देखते हैं. डायमीटर ऑफ अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू. वो हमारी अर्थ के जो डायमीटर बताए हैं वो अभी का जो डायमीटर बताए हैं उसके साथ पूरा लगभग समान ही है. डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट अर्थ इज अचला. पहले क्या माना जाता था? हमारे अर्थ जो है ये घूमता नहीं है, ये अचला है, यानी कि इमूवेबल है, ऐसा माना जाता था. और तो कौन मूव कर रहा है? हाँ, पहले तो माना जाता था सूरज मूव कर रहा है और हमारे अर्थ यूं के यूं इमूवेबल है. पर ये बात तो सच नहीं है ना. आर्यभट्ट ने क्या कहा था? वो को बोले थे अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये अर्थ जो है वो गोलाकार है. नहीं तो पहले मानते थे अर्थ फ्लैट है, ऐसा माना जाता था. पर आर्यभट्ट ने कहा था कि अर्थ जो है ये गोलाकार है, पेंडु की यानी कि गोलक है.
और ये अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। हिज एस्टिमेट्स अबाउट द सिडेरल पीरियड ऑफ अर्थ वाज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकंड्स। तो फिर एक दिन का टाइम वो यही बताए थे कि जैसे 23 hours 56 minutes and 4.1 second which is very close to the presently known value। आज का एक दिन जो मानते हैं हम। He also correctly stated that the moon and the planets shine due to reflected sunlight। ये मून और प्लैनेट्स ये भी बात वो बोल के रखे हैं कि मून और प्लैनेट्स का अपना लाइट नहीं है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। He also gave a scientific explanation of solar eclipse और lunar eclipse के बारे में भी वो बता गए हैं। क्या बताए गए हैं? When the shadow of the earth falls on the moon, अर्थ का परछाई मून के ऊपर गिरता है, उसी से होता है लूनार एक्लिप्स। ठीक है, अर्थ का परछाई मून के ऊपर गिरता है, वो होता है लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। और when the shadow of the moon falls on the earth, और जब मून का परछाई अर्थ के ऊपर होता है, it causes solar eclipse। ठीक है, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? मून का परछाई पड़ता है, गिरता है अर्थ के ऊपर। Arifat also found the distance between the earth and the moon which is very close to the known value today। तो फिर ये अर्थ और मून का डिस्टेंस ये भी उनको पता था। तो फिर क्या है? 3,84,000 किलोमीटर ये होता है अर्थ से मून का दूरी। तो फिर ये भी आर्यभट्ट को पता था। कितनी बड़ी बात। तो फिर वो अगर जिंदा होते तो आज तक और कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए होते। कोई बात नहीं, आप लोग हो ना हमारे भविष्य की साइंटिस्ट, आप लोग निकाल लेना। आइए पढ़ते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी का और एक नाम है, उसे बुध भी बोलते हैं। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट। इसके बारे में कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। ये सबसे सूरज का सबसे नियरेस्ट है, ये सबसे छोटा प्लैनेट है, ये नियरेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, और ये सन का बहुत ही क्लोज है, इसीलिए तो नियरेस्ट है। पर इसे देखना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। ये सूरज की रोशनी में डूबा हुआ जैसे रहता है। तो फिर सूरज के इतने पास होने के कारण इसे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम कब ऑब्जर्व करेंगे? इसको हम ऑब्जर्व करेंगे जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर द सनसेट, जैसे सूरज उगने से पहले या फिर सनसेट होने के जस्ट बाद। तो फिर नियर द हॉरिजन, ये हॉरिजन के पास हमको दिखेगा। सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज। अगर उसको देखने के लिए रास्ते में हमारा अगर ट्रीज और बिल्डिंग्स डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो फिर जाकर ये हॉरिजन में दिखता है। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। और याद रखिए कि मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब ऐसे मानिए जैसे मरकरी का बच्चा नहीं है। तो आइए देखते हैं वीनस के बारे में। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर। अर्थ की दोनों ओर नेबर कौन है? एक तो वीनस है और एक मार्स होगा, पर सबसे करीब कौन है? वीनस है। ओके, और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है। नाइट स्काई में आप देखेंगे ना, ये सबसे ब्राइट है सारे प्लैनेट में से, यही ब्राइटेस्ट है, यानी कि हमारे नेबर में से पास है और सबसे ब्राइटेस्ट है सभी प्लैनेट में से। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। तो फिर ये कहाँ दिखाई देता है? ये पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? सूरज उगने से पहले। और समटाइम्स अगर ये पूर्वी में दिखाई पड़ा तो सनराइज से पहले, और अगर पश्चिम में दिखाई पड़ा, पश्चिम स्काई में, तो आफ्टर द सनसेट। तो देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। इसी कारण इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, दोनों एक ही बात है। कौन है? सूरज, ये है वीनस। भले ही उसको स्टार कहा जाता है पर एक्चुअली एक स्टार नहीं है। ऑल्दो इट इज नॉट स्टार, ये स्टार नहीं होते हुए भी उसको ऐसे ही कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। एक्चुअली ये स्टार नहीं है। कौन है? ये वीनस है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। तो फिर ये आप अब आसानी से देख पाएंगे। इतने सारी बातें जो पता चल गया आपको। वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। अरे इसका मून नहीं है। तो फिर मरकरी का भी मून नहीं है, वीनस का भी मून नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। ये वीनस जो रोटेट करता है इसका थोड़ा अनयूजुअल है। कैसे अनयूजुअल है? देखिए, जैसे इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो फिर व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारे अर्थ कहाँ से कहाँ? अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। पर ये ऐसा नहीं है। वीनस कहाँ से कहाँ मूव करता है? ये मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। तो फिर हमारा ऑपोजिट है। बस बात सिंपल है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 17.10। फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन अल्मनक
द टाइम व्हेन वीनस इज विजिबल इन द स्काई। तो फिर ये वीनस एग्जैक्टली स्काई पर कौन सा टाइम में हमको दिखाई पड़ेगा, ये हम हमारी अल्मनक से इसको पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो तथ्य होते हैं, आध्यात्मिक तथ्य वहाँ पर होते हैं ना, सूरज कितने बजे उगेंगे, कौन सा तिथि पर क्या होगा, ये सारे हमारे चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग, ये सारी की हिसाब किताब होता है अल्मनक पर। You can easily recognize Venus by its brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. तो फिर आप उसे आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि ये बहुत ऊंची स्काई पर नहीं दिखाई पड़ता। You must try to observe Venus either 1 to 3 hours before sunrise or 1 to 3 hours after sunset. आपको पता है अगर विनस को देखना है तो सूरज उगने से 1 से 3 आवर पहले देखना है, या फिर सनसेट होने के बाद 1 to 3 आवर बाद देखना है। वेरी सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? यस, ऐसे ही होने वाला है। इफ यू गेट ए चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू ए टेलीस्कोप। अगर आपको चांस मिले तो आप वीनस को जरूर देखें टेलीस्कोप में। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून। अगर आप देखेंगे तो फिर टेलीस्कोप से आपको जरूर दिखाई देगा। हमने भी एक बार देखा था अपनी जिंदगी में। तो ये वीनस का स्पेशलिटी क्या है? मून का जैसे फेजेस होता है ना, यानी कि वो एक दिन थोड़ा कम दिखाई देता है, एक दिन पूरा गोलाकार दिखता है, फिर धीरे धीरे ये गोलाकार ऐसे दिखेगा, कुछ दिन बाद ऐसे दिखेगा, फिर ये होके इसको कहते हैं फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। तो फिर वीनस का भी ऐसे मून जैसे फेजेस होता है, यानी कि उसका आकार का डे के हिसाब से उसका शेप का चेंज होता रहता है। तो अभी वीनस का भी खत्म हो गया। आइए अब पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली हमको ज़्यादा उत्सुकता है। द अर्थ इज द ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम ऑन व्हिच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। आपको पता है कि भले ही इतने सारे प्लैनेट्स है, पर इन सभी में से सिर्फ एक ही प्लैनेट में आपको जीव जगत मिलेगा। वो कहाँ पर? अर्थ पर मिलेगा। उसका कुछ कारण भी है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो फिर अर्थ में ये जीव जगत होने का कुछ कारण होता है, और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस है। क्या है? पहले जैसे दिस इंक्लूड्स जस्ट द राइट डिस्टेंस। पहला पॉइंट है कि ये सूरज से एक कंफर्टेबल डिस्टेंस में है फ्रॉम द सन, इसीलिए उसको ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, तो फिर ये राइट डिस्टेंस सूरज से अच्छी दूरी में है। सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर। इसी कारण इसमें जीव रह पाने वाला एक राइट टेम्परेचर है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं रह पाएंगे, उससे कम होगा तो फ्रोजन हो जाएंगे, है ना। तो और सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट तो उसका डिस्टेंस, सेकंड हो गया राइट टेम्परेचर, थर्ड हो गया प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द सुइटेबल एटमॉस्फेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ जोन। तो फिर थर्ड पॉइंट हो गया, इसमें यहाँ पर अर्थ पर वाटर है जो कि और कहीं पर नहीं है। और फोर्थ हो गया इसका एक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर एयर है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा हम सांस नहीं ले पाएंगे। क्या आप बचे रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये हो गया हमारा फोर्थ कारण। और फिफ्थ कारण क्या है? ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। आपको पता है हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, यानी कि कुछ लेयर्स ऑफ ओजोन लेयर है, जो हमको क्या करता है कि सूरज की यूवी रेज अगर हमारी स्किन में डायरेक्ट गिरे ना तो वो बहुत हार्मफुल होता है। तो फिर ओजोन जो है इससे बचा लेता है, यूवी का हार्मफुल इफेक्ट से हमको बचा लेता है, इसीलिए हम आज सुरक्षित है। तो दीज आर द कॉजेज व्हाई लाइफ इज पॉसिबल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। आइए देखते आगे। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from water and landmass on its surface. अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ कैसे दिखता है? ब्लू ग्रीन दिखता है। और ये क्यों दिखता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंडमास, जो ब्लू दिखता है वो हमारे समुंदर 3/4 हमारे पृथ्वी का 75% पानी है, आपको पता है। तो फिर इतने सारे पानी होने के कारण उसका रिफ्लेक्शन ब्लू दिखता है, और हमारे बाकी और जंगल वो सब वगैरह होता है, पेड़ पौधे, ये सारे ग्रीन दिखता है। तो लगभग हो गया ना ब्लू ग्रीन कलर, यही तो दिखता है स्पेस से। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। हमारा अर्थ का एक्सिस जो है, एक्सिस मतलब सपोज एक नींबू लिया आपने, उसके अंदर
जो ऊपर एक बिंदु होता है नींबू का, नीचे होता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक डंडा या फिर तार को आप घुसा देंगे तो वो हो गया उसका एक्सिस। पर अर्थ कैसे घुसा हुआ नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो फिर ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होकर नहीं है, यानी कि ये सीधा खड़ा नहीं है। कैसे खड़ा है, थोड़ा ऐसे टिल्टेड है। द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। तो फिर ये पूरा सीधा खड़ा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि ये एक्सिस जो है ये 90 डिग्री में खड़ा नहीं है, तो ये थोड़ा झुककर है। तो फिर इसी कारण, इसे झुकने के कारण हमारे चेंज ऑफ सीजन्स होता है ऑन द अर्थ। तो फिर द अर्थ हैज ओनली वन मून। तो फिर सीजन चेंज क्यों होता है, हमारी एक्सिस, अर्थ का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। इसी कारण हमारा चेंज ऑफ सीजन होता है। ओके, तो हमारे अर्थ के कितने मून होते हैं, आर्य एक लौता मून है। हमने पढ़ा था मर्क्यूरी का एक भी नहीं है, वीनस का एक भी नहीं है, पर हमारे अर्थ का एक मून तो है कम से कम। द नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मार्स के बारे में। ठीक है, हम मार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर आज के लिए हम इसी एपिसोड में सिर्फ इतना पर ही खत्म करेंगे। इसका आगे पार्ट 4 शुरू करेंगे हम, तभी हम पढ़ेंगे मार्स। होप यू ऑल एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू।